जाता है। तो अब हम भूकंपीय लहरों का अध्ययन करेंगे। तो जो भूकंपीय या सेस्मिक वेव होती हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, पी वेव, एस वेव और एल वेव। तो इस प्रकार से भूकंपीय लहरें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। जो पी वेव होती है इसको प्राथमिक तरंगे कहा जाता है, यानी प्राइमरी वेव के नाम से भी जाना जाता है। ये जो एस वेव है इनको सेकेंडरी वेव या फिर द्वितीयक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो एल वेव है इनको मुख्यतः धरातलीय तरंगों के नाम से या सरफेस वेव के नाम से जाना जाता है। इसको एल वेव इसलिए कहा गया कि वैज्ञानिक जो लव है उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इनको लॉन्ग वेव, ये सबसे लॉन्ग होती है इसलिए इनको एल वेव, लव ने इनका अध्ययन किया था इसलिए इसे लव तरंगे या फिर लॉन्ग वेव के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले जो पी वेव होती है उसको प्राइमरी वेव के नाम से जाना जाता है। ये जो तरंगे होती है इनको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है, अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। जिसका कारण क्या है कि ये जो वेव होती है इस वेव में जैसे ये पदार्थ के जो कण होते हैं, ये मान लो पदार्थ के कण होंगे, तो वेव क्या होती है, एक निश्चित दिशा में चलती है, निश्चित दिशा में कणों के माध्यम से चलती है। तो ये जो अनुदैर्घ्य तरंग है, पी वेव है, पी वेव में जो कणों का कंपन होता है ये क्या होता है, तरंग की दिशा में ही, तरंग मान लो इस दिशा में चल रही है तो तरंग की दिशा में ही आगे पीछे होगा, यानी ये कण जो तरंग की दिशा में ही आगे पीछे मूवमेंट करेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है, पी वेव या अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। और ये जो एस वेव है इसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंग इसलिए कहा जाता है कि ये जो वेव होगी, वेव की जो दिशा होगी इसमें क्या होगा, ये जो कणों का कंपन होगा ये वेव की दिशा में नहीं होगा, ये क्या होगा, जो तरंग की दिशा के लंबवत होगा। ठीक है, इसमें तरंग की दिशा में ही कणों का कंपन आगे पीछे हो रहा है, लेकिन इसमें कणों का जो कंपन होगा वो तरंग दिशा के लंबवत ऊपर नीचे होगा, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव या अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसका महत्वपूर्ण अध्ययन, सबसे पहले भूकंप आता है तो पी वेव आती है। पी वेव आने पर क्या होगा, जो होगी अपनी जो कंपन होगा, यानी अब जो भूकंप आएगा वो कैसा होगा, उसी स्थान पर ऐसा आगे पीछे खिसकने वाला आएगा। और लेकिन जैसे ही एस वेव आएगी, अनुप्रस्थ तरंगे, वैसे ही क्या होगी, धरती ऊपर नीचे होने लगेगी, जिसके कारण ये जो मानव निर्मित स्ट्रक्चर होगी, मानव निर्मित स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा एस तरंगों के द्वारा प्रभावित होगी। यानी ये जो झटके महसूस होंगे वो कैसे होंगे, जैसे हम ऊपर नीचे हो रहे हैं। और ये जो धरातलीय तरंगे होती हैं इनको लॉन्ग वेव भी कहा जाता है। और इन तरंगों की विशेषता क्या होती है कि ये जो कणों का कंपन होगा ये कोई निश्चित दिशा में होता ही नहीं है, यानी ऊपर भी होता है, आगे पीछे भी हो सकता है और तिरछा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो कणों के कंपन की दिशा कैसी होती है, जिगजैग होती है, यानी कणों के कंपन की कोई दिशा निश्चित नहीं होती, यानी इसमें हमें किधर से भी झटके महसूस हो सकते हैं। तो ये जो होगी एपिसेंटर पर सबसे लास्ट में आती है। पी वेव जो होगी इसकी जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है, गति सर्वाधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, सबसे पहले एपिसेंटर पर यानी सबसे पहले भूकंप वाले स्थान पर पी वेव आएंगी। और इनकी गति क्या जो कि एस तरंगों की गति मध्यम होती है और इनकी गति अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है। यानी सबसे पहले भूकंप वाले स्थान पर पी वेव आएगी, उसके बाद एस वेव आएगी और लास्ट में एल वेव आएगी। अब इन तरंगे, ये जो तरंगे होती है ये विशेष प्रकार का व्यवहार करती है। विशेष प्रकार का व्यवहार कैसे करती है, ये जो पी तरंगे होती है, ये पी तरंगे तो ठोस माध्यम से भी जा सकती है और तरल माध्यम से भी गुजर सकती है, यानी ये दोनों प्रकार के माध्यम से गतिशील होती है। लेकिन ये जो एस वेव होती है ये सिर्फ और सिर्फ ठोस माध्यम से ही गतिशील होती है, तरल माध्यम से ये एस तरंगे प्रवाहित नहीं हो सकती। तो एस तरंगों के इन विशेष व्यवहार के कारण ही हमें पता चला कि पृथ्वी के भीतर एक ऐसी परत पाई जाती है जो तरल अवस्था में होती है। अब नेक्स्ट जो एल वेव होती है
इसकी विशेषता ये होती है कि ये पृथ्वी की सतह पर ही चलती है हमेशा, इसलिए इसको सरफेस वेव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी पृथ्वी की सतह पर चलने वाली तरंगे होती है, इसलिए इनको सरफेस वेव भी कहा जाता है।